गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सेमेस्टर सेकेंड का पेपर 2 का यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। ये हमारी इस यूनिट 4 के लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गैस मेटल्स। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, देखिए, ड्रूड थ्योरी। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको ड्रूड नामक साइंटिस्ट ने दिया था, या इनके साथ एक और साइंटिस्ट है, ड्रूड लॉरेंस थ्योरी भी कहते हैं। Next one is the Sommerfeld theory, and the third point is the Weidmann-French law. Fourth is the Richardson-Dustman equation, and fifth is the specific. Where in this portion we have to find the specific heat, and six is the magnetic susceptibility. So, according to these points, we will describe the electron gas in metal. First of all, the question arises the electron gas in metal. This portion shows that it is the gas. No, it is not a gas. It means when we see the metals, here I can give example of like sodium. In the sodium, their atomic number is 11. So it should be 2, 8 and 1. सो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है न्यूक्लियस में क्या आता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। हमको मालूम है यदि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या रहता है? ये बहुत जल्दी क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन देके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये Na+ में हो जाता है, Na आयन बना लेता है। अब देखते हैं हम कि कोई भी मेटल जो होता है, मेटल सपोज हमने एक ये मेटल लिया हुआ है, ये हमने एक मेटल लिया हुआ है, उस मेटल में अगर हम देखते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं। अब ये क्या करते हैं? मेटल के अंदर ही ये कैसे करते रहते हैं? फ्रीली मूव करते रहते हैं। ये मेटल के अंदर ही फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो इसको सबसे पहले किसने देखा था? ड्रूड नामक साइंटिस्ट ने। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रूड नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करते हैं। किसके समान? जैसे अगर हम गैस के पार्टिकल्स को लेते हैं जो फ्री रहते हैं, उसके अंदर कोई बॉन्डेशन नहीं रहता है, उसी प्रकार से ये मेटल्स के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? मेटल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। इसलिए इनका नाम क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए उनको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस कह देते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। अब हम चलते हैं किसमें? ड्यूड थ्योरी। तो ध्यान रखेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन गैस की बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस में सबसे पहले जब इसका ड्रूड नामक साइंटिस्ट ने जब इसको किया था, तो उन्होंने कौन सी थ्योरी लगाई थी? उन्होंने क्लासिकल थ्योरी लगाई थी। और we should remember that one thing, the electron gas in metal is given by both the mechanics, that is the classical mechanics and quantum mechanics. The electron gas model was first explained Drude 1900 and Lorentz 1904. According to Drude theory, or we can say that according to the free electron model, simplest metals are alkalis. It means today we can say that the simplest metals which can be easily explained is the alkaline, that is the sodium, potassium, whose outermost electron is 1. Valence electron of the constituent atoms become conduction electron and more about freely. It means when we can say that which is the valence electron, which electrons is more freely and they can conduct easily. According to the Drude theory, Drude had assumed that the electrons in a metal are free. और सबसे इम्पोर्टेंट थी ड्रूड की काइनेटिक थ्योरी। ड्रूड की काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? यदि ये मेटल्स है और इसमें क्या है? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्होंने कहा था कि इस इलेक्ट्रॉन में
सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। इस काइनेटिक थ्योरी को ध्यान रखेंगे। ये जो ड्यूट के द्वारा जो क्लासिकली जो काइनेटिक थ्योरी अपनाई गई थी उसको सोमरफील्ड ने भी एज इट इज एक्सेप्ट किया। तो इसका सबसे पहला पॉस्टुलेट है कि क्या काइनेटिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली होते हैं और उनके अंदर सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये किसको यूज करते हैं, क्योंकि ये क्लासिकली एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए ये इन पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अगर वो रेंडमली मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से मूव करने के बाद उनका जो टाइम होता है उसको उन्होंने किससे एक्सप्लेन किया, उसको उन्होंने कहा रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हम देखें ड्यूट थ्योरी की सक्सेस देखें कि ड्यूट थ्योरी ने मेटल्स में क्या क्या किया, तो सबसे पहला सक्सेस है उनका क्या कि उन्होंने इस ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है आपका, जो आपकी क्या है, जे क्या है होगा, जे का कहेंगे कि हम करंट डेंसिटी जो है इक्वल्स टू होता है सिग्मा ई की, जहां पर सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है। और ये किसके अकॉर्डिंग मिला हमको, ओम्स लॉ की मिला, सिग्मा इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाउ अपॉन 2 अपॉन एम। ये हमारा क्या, इसको हमको फाइंड आउट भी करना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हमको एक्सप्लेन होता है। ये इसका क्या है, ड्यूट लॉ का ये सक्सेस है कि उसने सक्सेसिवली किसको बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बताया। दूसरा जो हमने एक फार्मूला लिखा था क्या, वाइडमैन फ्रेंच। वाइडमैन फ्रेंच फार्मूला क्या है, के अपॉन सिग्मा टी इक्वल्स टू एल, वेयर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। ध्यान रखेंगे सिग्मा जो है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और के जो हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है, कोई मेटल जो है वो करंट के लिए इलेक्ट्रिकली जितना कंडक्ट होता है उतना ही वो हीट के लिए भी कंडक्शन देता है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यदि हम किसी लोहे की छड़ को एक तरफ को गर्म करते हैं, थोड़े देर बाद देखते हैं कि हम पूरी छड़ क्या हो जाती है, हमारी गर्म हो जाती है। कैसे, क्योंकि वो जो हीट है वो क्या हो रही है, उन पार्टिकल्स के द्वारा कहाँ तक पहुंच रही, हीट के द्वारा। हमको मालूम है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हॉट टू कोल्ड एरिया में फ्लो होता है। इसलिए यहाँ पर हमारी क्या वर्क करती है, थर्मल कंडक्टिविटी वर्क करती है। ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, टी हमारा टेम्परेचर है, एल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज नंबर कहते हैं। इस इक्वेशन को भी किसके द्वारा बताया गया, ड्यूट की थ्योरी द्वारा सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया। अब इसके फेलर क्या हो गया, ये हमारे सक्सेसर है इसके, कि इसने सक्सेसिवली क्या बताया, थर्मल कंडक्टिविटी को बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बताया, लॉरेंज नंबर को बताया। किसके लिए, ये जो जितना भी जो हम फार्मूलेज कह रहे हैं वो किसके लिए है, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इलेक्ट्रॉन गैस कह रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसको इस थ्योरी के द्वारा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो इसके फेलर क्या हुए, सक्सेसर ये हो गया। फेलर में क्या लिखेंगे हम, फेलर में हमारा पहला आता है हीट, स्पेसिफिक हीट। ये जो ड्यूट थ्योरी है वो स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसका फेलर है, स्पेसिफिक हीट को। क्योंकि हमको मालूम है ये किसका, क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई कर रहा है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमको मालूम है सीवी की वैल्यू क्या आती है, 3/2 आर के बराबर आती है। लेकिन जब हमने इसकी वैल्यू देखी तो सीवी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.01 के करीब आ रही है, जो कि इससे बहुत ही कम है। तो वो स्पेसिफिक हीट को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, जिसको हम ऐसे करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसका क्या था, फेलर था। क्लियर हो रहा है। तो ये हमारी ड्यूट थ्योरी थी। और ड्यूट थ्योरी में और हम क्या ले सकते हैं, और चीज ले सकते हैं, जैसे उसने क्या क्या नेग्लेक्ट किया। तो बिटवीन कोलिजन इसने क्या नेग्लेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन आयर कोर इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट किया, फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन को मारा, और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को भी नेग्लेक्ट किया। इसका मतलब है कि जब दो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो उनके इंटरेक्शन को भी इसने क्या किया, नेग्लेक्ट किया।
और ड्यूरिंग कोलिजन क्या किया उसने, एज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन बाउंसिंग ऑफ द आयन क्योर, और दूसरा क्या किया उसमें, एज्यूमिंग सम फॉर्म ऑफ द स्कैटरिंग भी उन्होंने वो कोलिजन में वो किया, और रिलैक्सेशन टाइम को अप्रोक्सीमेटली बताया। कोलिजन आर एज्यूम टू मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम, ये एक और पॉइंट है कि उन्होंने किसको बताया कि कोलिजन जो है थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। उसके बाद हम किसमें चलते हैं, ये हमारी ड्यूट थ्योरी हो गई, ड्यूट ने इन सबको एक्सप्लेन किया और ये इनके फेलर हो गए। उसके बाद हम चलते हैं सोमरफेल्ड का मॉडल। ये देखिए ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों ने यूजी की क्लासेस में पूरा पढ़ा हुआ है, यूजी की क्लासेस में आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सोमरफेल्ड का मॉडल क्या है, सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो सोमरफेल्ड ने किया, क्या कि उसने क्लासिकल की जगह क्या लिया, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई किया। इसका मतलब है कि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन गैस कह रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफेल्ड ने क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई किया एक्सेप्ट टू क्लासिकल मैकेनिक्स। अब उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को की थ्योरी को में से भी कुछ लिया। पहले उन्होंने एज इट इज लिया, जो किसने, ड्रूड ने मानी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है और फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इनमें इनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उसको उन्होंने एजिटिक माना, मतलब काइनेटिक एनर्जी की थ्योरी को सोमरफेल्ड ने ड्रूड की थ्योरी से एज इट इज ले लिया। दूसरा उन्होंने क्या चेंजेस किया, उन्होंने कहा जब मुझे इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है तो उन्होंने क्या किया, क्वांटम स्टैटिक्स अप्लाई किया। और क्वांटम स्टैटिक्स में क्या किया, ये जो मूविंग पार्टिकल्स है उसके वन डायमेंशनल में वेव फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन and what is the success of this model, resolve the heat capacity, CV will be correctified this, give correct CV thermal power consistent with the experiment, good at low temperature में भी ये क्या करता है, करेक्ट डाटा बताता है। neglect the effects of ion between the collision, we can plot a diagram which explain the difference between the Maxwell Boltzmann statics and Fermi-Dirac statics. If we take this graph, or we can take this, okay. This is the x is the mv square upon 2kt, and this is the function. Here we taking two function, Maxwell-Boltzmann function and Fermi-Dirac statics function. So we can see that this is one, this showing the function of mv, Maxwell-Boltzmann statics function, and we know that the applying the Fermi statics, this is showing the function of FDS, Fermi-Dirac statics. Okay, this is the change, and this shows the difference of Maxwell-Boltzmann statics and FDS statics. We also know that according to the Fermi-Dirac statics, we have a level which is called the Fermi level, and according to the Fermi level, we know that इस डायग्राम को मैं पहले ही आपको फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जहां पर यदि हम इसको क्या ले, फर्मी एनर्जी ले लेते हैं और इधर हम इसको फंक्शन को लेते हैं, तो हमको मालूम है क्या, इफ यहाँ पर ये एप्सिलॉन वाली कंडीशन है, अगर इसको हमने क्या लिया है, 0 t इक्वल टू 0 पर लिया है, तो ये पूरे एनर्जी स्टेट क्या रहेंगे, हर एनर्जी लेवल जो है एक एक इलेक्ट्रॉन से फील्ड रहेगा। ये फर्मी लेवल कहलाता है, और इस लेवल की जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी कहलाती है। यदि हम इसके अकॉर्डिंग और हम टेम्परेचर अधिक कर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अधिक कर देंगे तो ये हमारा डायग्राम चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है, देखिए ध्यान से, ये वाला जो एरिया है वो अनऑक्यूपाइड हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल हो जाएगा, और ये जो पोर्शन दिख रहा है हमको, ये हमारा क्या हो जाएगा,
ऑक्यूपाइड एरिया हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा क्या है, T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन और T इज ग्रेटर देन 10,000 केल्विन भी कर लीजिए आप इसको। तो उस कंडीशन पे हमारा डायग्राम हमको इस प्रकार से मिलता है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, हमारा ये डायग्राम क्या होगा और चेंज होता जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद चलते हैं हम किस प्रकार से जो है सोमरफेल्ड ने फर्मी-डिराक स्टैटिक्स का या इलेक्ट्रॉन गैस में जो एनर्जी है वो किस प्रकार से पालन करती है उसको देखते हैं। तो हमने फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में पहले ही देख लिया है, जो कोई भी पार्टिकल्स रहते हैं उसकी फर्मी एनर्जी कितनी होती है, एप्सिलॉन एफ इक्वल्स टू 3n अपॉन 8 पाई v 2 to power 3/3 h स्क्वायर अपॉन 2m डेज। यहाँ पर हमने m डेज क्या लिया है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस लिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ये इक्वेशन हमने फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में फर्मी एनर्जी के लिए निकाला था, जहां पर यहाँ पर 4 पाई g आता था। यहाँ पर g की वैल्यू, g क्या हमारी स्पिन डिजेनरेसी है, उसकी वैल्यू हमने क्या लिया है, 2 लिया हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इस फर्मी एनर्जी का मान निकालेंगे हम किसी पार्टिकल्स के लिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्मी एनर्जी में निकालेंगे और फर्मी टेम्परेचर निकालेंगे, और उसमें हम देखते हैं कि वो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। यदि हम सोडियम के लिए देखते हैं, तो सोडियम के लिए ये जो वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन एफ की फर्मी एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए इसका फर्मी टेम्परेचर कितना हो जाता है, ध्यान रखेंगे, फर्मी टेम्परेचर हो जाता है इसका 3.64 इंटू 10⁴ केल्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेटल का रूम टेम्परेचर से यदि हमको तुलना करनी है तो सबसे पहले उसका हमको क्या चाहिए, फर्मी टेम्परेचर चाहिए। अब देखिए इसका फर्मी टेम्परेचर कितना हो गया, फर्मी टेम्परेचर हो गया 3.64 इंटू 10⁴ केल्विन, और इसका रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है 3 इंटू 2 केल्विन। इसका मतलब है ये जो हमारा फर्मी टेम्परेचर है इस टेम्परेचर से क्या है, बहुत अधिक है, रूम टेम्परेचर से 10⁻² केल्विन अधिक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है T/Tf वो क्या है, 1% अधिक है। इसका मतलब है कि जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, उनके जो फर्मी एनर्जी जो लेवल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः क्या होंगे, भरे होंगे, हर एक लेवल में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उनका फर्मी जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर से क्या है, अधिक है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारा जो लेवल है वो हाईली क्या रहेगा, डिजनरेट रहेगा, हाईली डिजनरेट फर्मी सिस्टम मिलेगा हमको। क्लियर हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जब हमने लिया है तो जो इलेक्ट्रॉन गैस है वो हाईली डिजनरेट फर्मी सिस्टम इज सफिशिएंट इज टू एक्सप्लेन सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस ऑफ ड्रूड लॉरेंट थ्योरी। इन्होंने जो डिफरेंस था वो उसको कम किया कि उन्होंने बताया कि हम इलेक्ट्रॉन गैस का जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी के फॉर्म में लेंगे, और फर्मी टेम्परेचर क्या होगा, उसके रूम टेम्परेचर से अधिक आता है। इसलिए जो मेटल्स के जो वो रहते हैं वो हाईली डिजनरेट कंडीशन में रहते हैं। ओके, ये हमारे एक एनर्जी वाला प्रॉब्लम हो गया। देन अब हमको क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट निकालना है। अब हमको देखना है कि स्पेसिफिक हीट को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि स्पेसिफिक हीट जो होता है किसके लिए, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के लिए, वो हमारे पास आता है CV इक्वल्स टू π²/2 NK KT upon epsilon F. Okay, we can also write it T/Tf because we know that the Tf equals to epsilon F upon K. Okay. यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन गैस है, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन गैस है, वो जो गैस है उसमें दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट होगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम CV टोटल निकाले, टोटल CV निकालते हैं हम, तो वो टोटल CV किसके बराबर होगा, CV एटॉमिक प्लस CV इलेक्ट्रिकली। इसका मतलब है
किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन गैस है उसके अंदर दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट होगी, एक उनके एटम्स की वजह से, एक उनके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पर जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं जो टोटल सीवी आता है, टोटल सीवी इक्वल्स टू अल्फा टी, ओके, अल्फा टी प्लस बीटा लैम्डा क्यू। ध्यान रखेंगे बीटा लैम्डा क्यू जो हमारा जो है वो एटॉमिक कंट्रीब्यूशन की वजह से है, जो हमको किससे मिला था, ये डिबाई थ्योरी से मिला था। जो अल्फा और बीटा है वो हमारे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा जो हमारे हैं बीटा जो है वो अल्फा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी कोफिशिएंट है और बीटा जो है हमारा वो लैटिस हीट कैपेसिटी कोफिशिएंट है। ये ध्यान रखेंगे, अल्फा और बीटा हमारा, सॉरी ये टी क्यूब है, इसको सुधार लेंगे, ये अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। इसका मतलब है यदि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यदि बहुत कम है तो ये वाला टर्म क्या होगा, इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन यदि हम अब्सोल्यूट टेम्परेचर पर देखते हैं तो ये भी ऐड हो जाएगा और हमारी सीवी की वैल्यू क्या आएगी, सीवी की वैल्यू जो हमारे पास ड्रूथ थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी में बहुत कम आ रही थी उसके कंपैरिजन में हमारी ये वैल्यू क्या आएगी, काफी सही आ जाएगी। किसके साथ में मैच करेगी, वो हमारी जो हमारी क्लासिकल थ्योरी में जो आती है 3/2 आर के बराबर है उसके लगभग आएगी, तो ये हमारी उससे मैचेबल आ जाएगी वैल्यू। क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ड्रूथ थ्योरी में इसकी वैल्यू बहुत ही कम आ रही थी। इसको हम एक ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं। इस ग्राफ में देखिए इधर हमने लिया हुआ है T² और इधर हम ले रहे हैं C/T ले रहे हैं। ये हमारा ग्राफ आता है इस प्रकार से। ये जो स्ट्रेट स्लोप है ये हमारा बीटा को करता है और यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो हमारा किसको करता है, ये हमारा अल्फा को डिनोट करता है, जो हमारा कांस्टेंट है वो। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे, आपके पास क्वेश्चन आता है तो C total upon C versus T² is a straight with slope graph. Okay, then we have to come our another topic, that is the electrical conductivity. How is the electrical conductivity of electron gas changes, or what is the value of electrical conductivity of the electron gas? इसको देखिए हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ध्यान रखो। अब यहाँ पर हमारे पास ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, सिग्मा को फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, यदि हम सिंपल में कंडीशन में लेंगे तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, रेंडमली इस प्रकार से क्या करते रहते हैं, कहीं पर भी मूव करते रहते हैं। अगर हम इनके बीच का वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो विदाउट यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है उस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि ये पार्टिकल्स कैसे हैं, रेंडमली मूव करते हैं, यहाँ पर वहां पर यहाँ पर कहीं पर भी मूव करते हैं और देखोगे तो फिर वापस वहीं पर, मतलब ये कभी यहाँ गया कभी वहां गया फिर वापस आ जाता है। तो रेंडमली मूव करने की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, 0 आता है। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी को भी हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपन क्या होता है, टाइम होता है हमको। तो वहां पर हम वेलोसिटी को भी 0 लेंगे। कब की बात कर रहे हैं, जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अब जबकि हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का अर्थ है इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे। अब हमको मालूम है जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा और उसको ड्रिफ्ट, वेलोसिटी को ड्रिफ्ट प्रदान करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स क्या रेंडमली मूव करते हैं, उसकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं और उस वेलोसिटी को क्या मानते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वीडी के द्वारा दर्शाते हैं। तो हमको मालूम है यदि कोई पार्टिकल क्या कर रहा है,
रेंडमली मूव कर रहा है, हमने उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू माइनस ई। ओके, ठीक। और न्यूटन के लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू एम dvd अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ई। ठीक, या vd बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम क्या करेंगे, vd बराबर, अगर इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है, अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर इसको इधर ले जाके क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो vd की हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ई टाउ अपॉन एम, जहां पर जो टाउ है वो हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक, यदि हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ क्या ले रहे हैं, यदि नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन वो n है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आगे लेंगे क्या, J इक्वल्स टू, ये क्या हमारे पास करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आपको मालूम है, I अपॉन ए। वहां से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला ले सकते हैं, NeVd। जब हम इसको लेंगे NeVd, तो हमारे पास J की वैल्यू क्या आएगी, देखिए J की वैल्यू हम इसको रख देंगे वापस, ये हमारा चार्ज है, एंड जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन है हमारे पास, तो हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। हम जानते हैं ओम्स लॉ से, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हमको मालूम है J इज प्रोपोर्शनल टू E, या हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू देखिए पूरी कांस्टेंट आ रही है, पूरी कांस्टेंट आ रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा E। तो सिग्मा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू हमारे पास आएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ध्यान रखेंगे ये सिग्मा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा कांस्टेंट रहता है, अगर रिलैक्सेशन टाइम हमारा कांस्टेंट है और क्या है, मास भी कांस्टेंट है, तो हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसको हमने सोमरफेल्ड और क्लासिक एफडी के द्वारा भी देखा था, एफडी के द्वारा निकालने पर भी इसकी वैल्यू एज इट इज आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है किस पर डिपेंड कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, अगर बाकी को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं, और लॉरेंट नियम निकालते हैं। ध्यान रखेंगे, यदि ये आपका बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बना रही हूं, थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम दर्शाते हैं K से। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आती है, K अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू, ये अपनी जो यूजी की क्लासेस है उसमें पढ़ी हुई है, आप यूजी की बुक रिफर भी कर सकते हैं इसको बताने के लिए। K अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है इक्वेशन, या मैं डायरेक्ट लिखती हूँ K अपॉन सिग्मा T इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन आता है L, वेयर L इक्वल्स टू हमारे पास होता है क्या, पाई स्क्वायर 3, या यहाँ पर हम लिख देते हैं L, क्योंकि हमको मेन है इससे थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन सिग्मा टी एल। और ये जो इक्वेशन कहलाता है वो कहलाता है वाइडमैन फ्रेंच लॉ। ए हमारा क्या है, एल हमारा लॉरेंट नंबर है, ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, सिग्मा हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है। द थ्योरी ऑफ मेटल्स हैज स्टडी more and more sophisticated. The important point, however, is that it is developed as all along been generated by the new statistics. It means to say that कि हमारे पास के और सिग्मा की जो वैल्यू मिली वो दोनों हमको क्लासिकली मिल रही है, लेकिन इसका यूज जो हमने क्या किया है, ये जो यूज है उसको फर्मी डिराइव्ड स्टैटिक्स में भी हम लंबे समय तक जो क्वांटम थ्योरी उसमें भी इसको हम यूज करते आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक, जब हम देखते हैं कि
जो हमारा जो क्लासिकल या ड्रूट का जो मॉडल है वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन इसको किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, फर्मी डिराक स्टैटिक्स के द्वारा किया गया। और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितनी आई देखिए, H। ये मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है CV के जो मान निकाले, EF के जो मान निकाले, उसको आपको पूरा करना है। इसको आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं। इक्वल्स टू 3n म्यू स्क्वायर बीटा B 3 एप्सिलॉन F, सॉरी 2 एप्सिलॉन F। यहाँ पर देखिए M जो हमारा क्या है, M जो है मैग्नेटाइजेशन है, H जो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड होता है, N क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन है, और हमारे पास एप्सिलॉन F क्या होगा, फर्मी एनर्जी है, और म्यू भी क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो किससे इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब देखो, द जनरल पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इज नॉन फेरोमैग्नेटिक मेटल्स कैन बी अंडरस्टूड हाईली डिजेनरेट गैस। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, नॉन फेरोमैग्नेटिक होती है, और इसको हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा और फर्मी डिराक स्टैटिक्स के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली डिजेनरेट कंडीशन में होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की ये वाली वैल्यू फाइंड आउट होती है। ओके, देन हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने पढ़ा भी है, थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन या यही हमारा क्या है, रिचर्डसन इफेक्ट के नाम से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। यदि आपके पास 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आएगा तो आपको दिया जा सकता है एक्सप्लेन थर्मो आयनिक एमिशन। इसी को हम क्या कहते हैं, रिचर्डसन इफेक्ट। ध्यान रखेंगे, रिचर्डसन इफेक्ट या रिचर्डसन जसमैन थ्योरी भी कहते हैं इसको। इसको आप लोग ने छोटी क्लास में, यूजी की क्लास में पढ़ा हुआ है। कैसे, देखिए ध्यान से, थर्मो आयनिक एमिशन करना है हमको। अब यदि हमने यहाँ पर कोई क्या लिया हुआ है, मेटल है, या इसको यदि हम एक पोटेंशियल बैरियर की तरह ले रहे हैं, पोटेंशियल वेल ले रहे हैं, और हमारे पास क्या है यहाँ तक, ये जो हमारी इसको हम ले रहे हैं फर्मी लेवल है, तो ये फर्मी एनर्जी हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि ये पूरा फर्मी लेवल यहाँ से क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरा हुआ है। पाउली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल का फॉलो करते हुए हर एक लेवल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है इसके सरफेस को छोड़कर, कहाँ से, इस फर्मी लेवल को छोड़कर, इसके पास इतनी अधिक एनर्जी या टेम्परेचर नहीं है कि वो इसको छोड़कर कहाँ पर चला जाए, इस पोटेंशियल बैरियर को पार करके चला जाए। यहाँ पर अगर हम क्या माने, ये इसका पोटेंशियल कितना है, W है, इसका पोटेंशियल कितना है, W है। तो हम देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वेल को पार करके नहीं जा सकते। कब तक नहीं जा सकते, तब तक इसकी एनर्जी इस फर्मी लेवल की एनर्जी से या फर्मी एनर्जी से ज्यादा नहीं हो जाती कि इसको वो छोड़ के चले जाए। तो ऑटोमेटिक तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन फाइव बराबर क्या होता है, W माइनस EF। ओके, ये वर्क फंक्शन होता है हमारा। और वर्क फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स एमिशन इज डिफाइंड एज द वर्क फंक्शन। यदि किसी यूनिवर्सिटीज में या जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उसमें 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको दिया जा सकता है वर्क फंक्शन क्या है। तो आप इस प्रकार से उसको बना के क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लियर हो रहा है। एक मिनिमम एनर्जी होती है, किसको, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई होती है, वो क्या करता है, उसको एमिट करने के लिए आवश्यक होता है। वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोआयनिक एमिशन में क्या होता है, द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड द थर्मोआयनिक
emission. Okay, the electrons so emitted are called thermoions. Then we have to find the emission current density J. J equals to हमारे पास होगा a t square e to power minus 5 upon kt, and this equation is called the Richardson-Dustman इक्वेशन. ओके, तो आपको आ सकता है कि रिचर्डसन डस्टमैन इक्वेशन क्या है, तो आप पूरा थर्मोआयनिक एमिशन लिखेंगे, वर्क फंक्शन बताएंगे, फिर ये इक्वेशन आप देखेंगे आपके पास जो रेफरेंस बुक होगी उसमें इसको पूरा डिफाइन भी किया होगा. अगर किसी के सिलेबस में अगर ये पूरा डिटेल में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर है तो आप इतना ही इसको पूरा इतने को ही इसको बता सकते हो. जहां पर ए क्या है, ए इक्वल्स टू हमारे पास है कांस्टेंट है ये 4 पाई me k स्क्वायर अपॉन h q. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस की कैरेक्टरिस्टिक में आपके वर्क फंक्शन आ रहे हैं, एमिशन करेंट डेंसिटी भी आ रही है. तो ये हमारा किसमें आ गया, इसके एक जो इलेक्ट्रॉन गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक आता है. इसके बाद एक पॉइंट और है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, थर्मोआयनिक से अलग है. इसमें हमको क्या करना पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द इन केस ऑफ थर्मोआयनिक एमिशन. देयर एग्जिस्ट एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज कॉल्ड द फोटोन इन द इनकमिंग बीम ऑफ लाइट दैट हेल्प्स एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल इन ओवरकमिंग द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द सरफेस. यहाँ पर हमको क्या देना पड़ता है, उसको फोटोन देना पड़ता है जो क्या करता है, उसको यहाँ से एमिट करता है. यहाँ पर हम क्या दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, उसी से वो क्या हो रहा था, वर्क फंक्शन के रूप में एनर्जी वहीं से वो निकल रहा था. लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, बीम देना पड़ता है, बीम ऑफ लाइट को देना पड़ता है, तो उसको क्या करता है, हेल्प द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल इन ओवरकमिंग द पोटेंशियल बैरियर एट द सरफेस में आने के लिए उसको क्या करता है, लाइट बीम देनी पड़ती है. इसलिए इसका नाम क्या है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी है, जिसको हम हॉल वॉच इफेक्ट भी कहते हैं. तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ गए, इलेक्ट्रॉन गैस के अंतर्गत आ गए. इसके साथ में ध्यान रखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट आता है, जैसे स्कैटरिंग करना. इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कोलाइड्स हो रहे हैं, तो वो स्कैटर्ड होंगे. स्कैटर्ड किसके द्वारा हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके लैटिस में कुछ क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया है, लैटिस वाइब्रेशन हो गए हैं, या फिर और किसके द्वारा स्कैटर्ड हो सकते हैं, वो फोनॉन्स के द्वारा भी स्कैटर्ड हो सकते हैं. तो ये सब आप पॉइंट आपके किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस के अंतर्गत में आते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इसके लिए आप अपने रेफरेंस बुक भी देखिए, जो आपके जो प्रोफेसर हैं और टीचर्स जो उन्होंने आपको जो प्रोवाइड किया है. थैंक यू वेरी मच.